तो देखिए, लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान का दिन है आज, और ऐसे में बड़े विस्तार से एक एक राज्य की हम बात करेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से शिरीन से आपने उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियां हासिल की हैं, आइए जरा विस्तार से अब यूपी पर ही बात करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। संजय त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, बताइए जरा, ये समीकरण जिस तरीके से सीट बंटवारे का लेकर एनडीए इंडिया दोनों में देखने के लिए मिल रहा है, और अभी तक जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान यहां पर सामने आए हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से, क्या स्थिति उभर रही है ग्राउंड पर? संजय। देखिए रोमाना, यहाँ कास्ट का बहुत फैक्टर है, और सभी दल जो हैं, चाहे एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, जातीय समीकरण को साध करके ही लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, कोशिश करते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे पीडीए से ही जुड़े हों, और अभी तक की जो लिस्ट सामने आई है उसमें भी यही देखने को मिला है। एनडीए चूँकि अभी आरएलडी नया दल जुड़ा है गठबंधन में, उसके 2 प्रत्याशी उतारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और साथ में आपने देखा किस तरह से 51 प्रत्याशी उन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में और गठबंधन के साथियों के साथ में उतारे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मैं यहाँ भाजपा दफ्तर के बगल में खड़ा हूँ, और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरह का चुनावी समीकरण साधने की कोशिश हर दल कर रहा है, क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? देखिए, जैसे कहा जाता है सत्य हमेशा अकाट्य होता है, वैसे ही अगर विकास के कार्य किए जाएं पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ, तो सारी जनता सच्चे दिल से विकास करने वाले के साथ होती है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, उससे पूरा देश की सारी जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है, और लगभग सारे विपक्षियों को भी पता है। ये बात सारे विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि अब हमें जीतना तो छोड़ दो, अपना अस्तित्व बता लें, यही बहुत बड़ी बात। ठीक है, कुछ कमजोर नजर आ रहा है, इनका ये कहना है। आप क्या मानते, क्या नाम है आपका? हमारा राम आशीष नाम है, और मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। इस समय चारों तरफ यही है कि 2047 में विकसित भारत का सपना जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, उसको प्रारूप, उसको अपने जगह पर लाने के लिए प्रयास हैं। और सारे ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और लोगों से फिर आप बात कीजिएगा। मैं जल्दी से एक एक रिएक्शन लेती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ जो खास पत्रकारों का पैनल मौजूद है उनसे, विजय जी से शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अपने लिए 370 का टारगेट रखा गया है, और एनडीए के लिए 400 पार का, सबसे ज्यादा रूम स्कोप बीजेपी के पास 2019 के मुकाबले इंप्रूव करने का यही उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सबसे ज़्यादा यहीं लगता है। यदि वैसे भी देखा जाए कि 2014 का रिजल्ट देखा जाए, तो वो 10 सीटें तो अभी उनके पास है ही, जिस रूम को वो कम से कम तैयार करके मजबूती ला सकते हैं। और इसके अलावा भी देखिए, अभी आप जो शिरीन भी बता रहे हैं आपके कि कैंडिडेट्स किस किस पार्टी के क्या है, तो लड़ाई अभी कहा जा रहा है कि लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई तो तब शुरू होगी जब मैदान में कोई दूसरा भी खिलाड़ी आए। हाँ। जो इंडिया गठबंधन के खिलाड़ी हैं वो तो अभी मैदान में ही नहीं आए हैं, तो अभी इस लड़ाई को तय करना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 51 कैंडिडेट तो अपने करीब 55 कैंडिडेट्स उनके तय हो गए हैं। तो ये लड़ाई कब शुरू होगी? लड़ाई तो तब शुरू होगी, इसका मतलब विपक्षी गठबंधन उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही बहुत पीछे नजर आ रहा है। विपक्ष का जो गठबंधन है बीजेपी की तैयारियों को लेकर, उत्तर प्रदेश की मैं स्पेसिफिकली इस वक्त बात कर रही हूँ। अब है सर, देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं कि पिछले 5-6 महीने में कभी भी ऐसा कोई क्षण आया था जहां विपक्षी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलता हुआ लगा हो। जी। भाजपा सामाजिक गठजोड़ के लिहाज से बहुत मजबूत है। वहां पर उसने अपना सामाजिक गठजोड़ न केवल कायम रखा है, बल्कि उसमें कुछ जो लोग असंतुष्ट थे उन सबको भी उसमें जोड़ा है, और विपक्षी गठजोड़ को होने से रोका भी है। जो शक्तियां उसमें जा सकती थी उनको जाने से रोक दिया है, जो उसमें थी उन शक्तियों को उनसे छीन लिया है। हाँ। तो इतना बढ़िया राजनीतिक प्रबंधन किया है जो मैं समझता हूं कि बेमिसाल है। भाजपा की उस्तादी है इस मामले में, इस राजनीतिक प्रबंधन करने में भाजपा बहुत आगे है। बिल्कुल, 2022 का मुझे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद आता है, और उस दौरान जिस तरीके के समीकरण थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, चाहे आप जयंत चौधरी को देख लीजिए, दारा सिंह चौहान का आप नाम ले लीजिए, इस वक्त तस्वीर बिल्कुल बदल गई है रामकृपाल सिंह। और सर, पूरी की पूरी बीजेपी के पक्ष वाली तस्वीर बनती हुई सियासी तौर पर। रोमाना जी, उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से लोकसभा के हिसाब से, भाजपा और समाजवादी पार्टी। अब आप देखिए 2014 और 19, इन दोनों का अगर आप रिजल्ट देखें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी के नाम पे रेफरेंडम था, और देखिए सारी सीटें करीब करीब मोदी को गई हैं। केवल 2014 में भी और 19 में भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला, मुलायम के परिवार को जिताया।
14 में 5 सीट, 19 में 5 सीट। केवल बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जो ले आ पाई वो एसपी बीएसपी के मेल से हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी को 10 साल से उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ परिवार को जिता रही है, पार्टी को नहीं जिता रही है। इसका मतलब पार्टी के नाम पे अगर वहां कोई है तो ये बीजेपी ही है, और निश्चित तौर पर जो अब तक परफॉर्मेंस 14-19 का रहा है, 24 में उससे बेहतर होने जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं राकेश शुक्ला जी, यहाँ बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी एडवांटेज क्या लगती है? क्या वो डबल इंजन वाली सरकार है? मुझे लगता है पूरे देश की नज़र 3 सीटों पे लगी हुई है। हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो लगभग माहौल ये है, जैसा सभी अपने मित्रों ने कहा, कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा स्कोर कर रही है, लेकिन पूरे देश की नज़र 3 सीटों पे है, मैनपुरी, रायबरेली और अमेठी। क्या अमेठी और रायबरेली ये गांधी परिवार अपने पास रखेगा या उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाएगा? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीट जीत चुकी है, वो मैनपुरी सीट को जीतने के लिए किस तरह का कैंडिडेट उतारने जा रही है? ये 2 बहुत महत्वपूर्ण, 3 सीटें इंपॉर्टेंट है और सबकी नज़र उत्तर प्रदेश के मतदाता, विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता के साथ साथ पूरे देश की नजर इन 3 सीटों पे लगी। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं वाकई में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और ऐसे में हम सब जानते हैं, कहा यही जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन इस बार 2024 में माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने अपने लिए जो 370 वाला टारगेट सेट किया है ना, उसको अचीव करने का रास्ता फिलहाल उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी बनाने की पूरी जुगत में नजर आ रही है। और इस बीच ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर, ये 2019 लोकसभा चुनाव जिन 7 चरणों में हुआ था उसका मैं आपको यहां पर पूरा ब्यौरा दे रही हूं। पहले फेज में 91 सीटों पर 11 अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ था वोटिंग का, वोट पड़े थे। दूसरे फेज में 97 सीटों पर वोट पड़े थे। फिर फेज 3 जो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा फेज था, उसमें 116 सीटों पर वोट पड़े थे। चौथे फेज में 71 सीटों पर वोट पड़े थे। 5वां फेज 2019 में सबसे छोटा फेज था सीटों के लिहाज से, 51 सीटों पर वोट पड़े थे 2019 में, और फेज 6 और फेज 7 में 59 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो कमोबेश ये वो तस्वीर उभरी थी पिछली बार, और इस बार क्या रहने वाला है इसी पर हमारी नजर रहेगी। ये देखिए वाराणसी आप यहां पर देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लास्ट फेज में चुनाव हुआ था, तो कुल मिलाकर यही तस्वीर पिछली बार देखने के लिए मिली थी। इस बार जो आपका क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वहां पर वोटिंग कब होगी, पूरा ब्यौरा एबीपी न्यूज पर हम सिलसिलेवार तरीके से एक लोकसभा सीट का आपको देंगे। एबीपी न्यूज पर रहिए हमारे साथ, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।